हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हम इसके सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। कल हमने देखा था चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा है और उसमें हमने पार्ट 1 कर लिया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 में क्या क्या था? जो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 4 आर्टिकल्स हैं। हमने उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि आर्टिकल 1 के अंदर क्या आता है, जो डिस्क्राइब करता है इंडिया को, इंडिया दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमने देखा था ना कि दो चीज़ें इसमें, इंडिया दैट इज़ भारत, ये तो नाम बता रहा है कि पूरी कंट्री का एक्चुअल में नाम क्या है, और यूनियन ऑफ स्टेट मतलब किस तरीके की नेचर ऑफ पॉलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सारा डिस्कशन हमने देखा था कि नेचर यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर कर रखा है कि उसके बावजूद अपने को पता है कि कहाँ इधर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो क्या रीज़न था वो पढ़ा था। और बाकी क्या थे, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 इन सब के बारे में देखा था। और यूँ देखा था कि किसी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को सीड कर सकती है, दे सकती है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है या नहीं है, तो इस चीज़ को देखा था। और उसी के अंदर जो भी अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया, उसी के अंदर हमने देखा था कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर टेरिटरीज का कुछ ना कुछ एनक्लेव जो एक्सचेंज हुए थे ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो वो कैसे हुए थे ये देखा था। और जब अगर अपना आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे अपनी कंट्री के अंदर थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि जो भी वो यूनाइटेड कंट्री बना रखी थी एक इंडिया, सभी प्रिंसली स्टेट्स या फिर ब्रिटिश प्रोविंस इन सब को मिला के, तो फिर वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वहाँ के उधर के पीपल्स थे जो उनके अंदर कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके, इन सब फैक्टर्स को लेके वहाँ पे एजिटेशन था। तो उसके चलते कई सारे कमीशन बने थे। हमने देखा जैसे पहले धार कमीशन बना था, उसने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, लैंग्वेज को एक बेस की तरह नहीं ले सकते जब आप स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। तो उसके बाद बना जेवीपी कमेटी, इसने भी रिजेक्ट कर दिया कि आप लैंग्वेज को एक बेस की तरह चूज नहीं कर सकते जब आप स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। पर फाइनली ऐसा हुआ कि फाजल अली कमीशन आया, उसने ये कंसीडर करा, उसने ये एक्सेप्ट करा कि ठीक है, लैंग्वेज को एक बेस की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, पर ये नहीं होगा कि एक स्टेट है तो एक लैंग्वेज है। और उसके लिए उसने 4 चीज़ें दी कि लैंग्वेज के साथ साथ क्या और चीज़ें तुम्हारे को कंसीडर करनी है कि पूरी इंडिया की यूनिटी बनी रहे। वहाँ पे क्या फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस को भी देखो, और ओवरऑल पूरे नेशन का वेलफेयर भी बना रहे, कुछ इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन करो। तो उसी के अकॉर्डिंग आया था अपना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इधर तक हम कल की वीडियो में कवर कर चुके और थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज हो गया। अब आगे चलते हैं, आज देखते हैं कि जो ये नए स्टेट्स बने थे और यूनियन टेरिटरी इस एक्ट के बाद, तो वो कैसे कैसे फॉर्म हुए थे, तो वो देखते हैं कि ना कि ये एक्ट आया, इसके अकॉर्डिंग क्या करा। जो पहले हमने देखा था ना कि इंडिया को कैसे डिवाइड कर रखा था, अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, अलग अलग टाइप के स्टेट बना के। तो 1956 के एक्ट में वो सब हटा के और फिर 14 हमने देखा था ना, 14 क्या बना दिए गए, स्टेट बना दिए गए और कुछ यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। पर उसके बाद भी क्या होता है, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन रहता है। तो फिर उसके लिए क्या करा गया, सबसे पहले बनता अपना महाराष्ट्र एंड गुजरात की बारी आती है। तो उसमें क्या होता है, 1960 के अंदर बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे था ना, उसको डिवाइड कर दिया गया तो 2 अलग अलग स्टेट्स के अंदर, एक तो महाराष्ट्र बना दिया और एक गुजरात। तो महाराष्ट्र के अंदर रखे गए जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे, जो मराठी बोलते थे, उनको तो रख दिया महाराष्ट्र के अंदर, और जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे ना उधर के आसपास के, उस एरिया को रख दिया गुजरात के अंदर। तो इस तरीके से गुजरात अपना बन गया 15 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का था। अब अगला क्या होता है, दादर एंड नागर हवेली। अपने को पता है जो पुर्तगीज थे ना, उन्होंने राज करा है उस एरिया पे 1954 तक। उसके बाद क्या होता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन 1961 तक तो होता है उधर के पीपल के अकॉर्डिंग ही, उधर से ही वो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट करते थे और उस उधर का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। पर उसके बाद आता है अपना 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। उसके अंदर क्या करा गया, इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दादर और नागर हवेली को। पर
उसके साथ साथ क्या होता है, अब 2020 में ये होता है कि एक और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली और दूसरा दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। किसके थ्रू? ये एक्ट आता है अपना दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट आता है 2019 के अंदर। तो फिर दोनों दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, उनको मिक्स कर दिया गया, उनको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, और आगे आता है फिर गोवा, दमन एंड दीव। इनका क्या सिनेरियो था? ये तीनों टेरिटरीज एक्वायर करी थी इंडिया ने, किससे? पुर्तगाल से। कब? 1961 में। तो उनको जब क्या कर दिया गया, उनको 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के अंदर यूनियन टेरिटरी का एक स्टेटस दे दिया गया। और बाद में क्या होता है, 1987 में गोवा को क्या कर दिया गया, इनसे अलग करके, ये पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी थी ना गोवा, दमन एंड दीव, गोवा को इससे अलग करा और एक अलग से स्टेटहुड का दर्जा इसको दे दिया गया गोवा का। तो फिर क्या होता है, गोवा को अलग से एक स्टेट बना दिया जाता है, और जो ये रहता है ना दमन एंड दीव, ये एक अलग टेरिटरी रह जाता है, यूनियन टेरिटरी। पर फिर से वही 2020 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव को क्या बना दिया जाता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है दादर एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी के साथ। और फिर मर्जर करके ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी बन जाता है। और किस एक्ट के अंदर? ये एक्ट आता है एक्ट 2019 में, मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट, इसके अंदर मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पुडुचेरी। ये टेरिटरी इसके अंदर कौन कौन सी आती है? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन, ये सारी टेरिटरी जो कि फ्रेंच के पास थी, इन्होंने हैंड ओवर करा इसको, ये सारी टेरिटरीज इंडिया को 1954 में। और उसके बाद क्या होता है, 1954 से लेके 1962 तक इधर का एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ कि 1963 में क्या था, स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड तसांग एरिया आउट ऑफ हिल्स ऑफ असम, कि पूरा का पूरा असम था, असम में से क्या कर दिया, जो ये नागा हिल्स का एरिया था ना, उसको अलग करके नागा हिल्स और तसांग एरिया, इन सब को अलग करा और एक अलग से स्टेट बना दिया, नागालैंड स्टेट, इन 1963 के अंदर। ठीक है, अब फिर आता है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। इनका कैसे क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1966 को, 1 नवंबर 1966 को क्या होता है कि स्टेट ऑफ पंजाब था पहले, एक पूरा का पूरा, उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है, एक तो स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर और दूसरा स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर। तो इस तरीके से हरियाणा अपना बना 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का। और चंडीगढ़ वाली टेरिटरी थी ना, उसको अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि जो एरिया में जहाँ पे सिख होमलैंड था, मतलब पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे, पंजाबी स्पीकिंग एरिया था, उनकी डिमांड थी कि हमारे को एक अलग एरिया बना दिया जाए। और हिंदी बोलने वाली जो भी पीपल की पॉपुलेशन थी, वो एरिया को अलग से हरियाणा बना दिया जाए। तो फिर सा कमीशन की रिकमेंडेशन पे क्या कर दिया गया इसको। और दूसरा कौन सा एक्ट लेके आ गया? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, उसके अंदर पंजाब और हरियाणा को बाइफरकेट कर दिया और हरियाणा को बना दिया गया अपना 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इसके साथ साथ 1971 में क्या होता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको भी जो पहले यूनियन टेरिटरी थी ना, उसके स्टेटस को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक स्टेटहुड के अंदर। तो फिर ये भी एक नया स्टेट बन गया। और कौन सा बना? वो 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का बन गया। ठीक है, अब आता है 1972 में जो अपना नॉर्थ ईस्ट का है मैप, वो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया। कैसे आता है कि
जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है। और ये कौन से बनते हैं? मणिपुर बनता है अपना 19th स्टेट, त्रिपुरा बनता है 20th स्टेट और मेघालय बन जाता है इंडियन यूनियन का 21st स्टेट। और क्या कर दिया जाता है? इनिशियली क्या करा गया था? 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था जो 1969 में। उनको मेघालय, उसमें मेघालय को क्या दे दिया था कि ना एक सब स्टेट बना दिया था असम का, और इसको एक ऑटोनोमस स्टेट बना दिया। पर था तो ओवरऑल कंट्रोल असम के। तो फिर यहाँ पे क्या एजिटेशंस वगैरह हुए, तो उसके चलते इसको एक अलग से ही स्टेट बना दिया गया, मेघालय स्टेट। और इसके साथ साथ इसी में क्या हुआ कि जो दो एरिया थे ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पर हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये कब हुआ? 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा था ना अलग, इनको अलग अलग स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इससे पहले देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में क्या होता है? 1947 तक तो सिक्किम क्या था? एक वहाँ पे चोग्याल रूलर्स थे। हमने देखा था ना, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की टेरिटरी में अलग अलग टेरिटरीज में वहाँ पे अपना रूल करते थे। वो अपने डिसीजंस में तो क्या थे, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखना था वो तो ये प्रिंसली स्टेट्स खुद देखते थे, पर जो ओवरऑल कंट्रोल था ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो उस टाइम के थे चोग्याल रूलर्स 1947 में। पर 1947 में जब ब्रिटिश की जो पैरामाउंटेसी थी, सुपरमेसी थी, वो हटी, तो सिक्किम क्या बन गया? एक प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया बन गया। मतलब इंडिया ने उसको कुछ प्रोटेक्शन दी किन इश्यूज को लेके, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन, इन एरियाज में ये इसका प्रोटेक्टेड स्टेट बन गया सिक्किम इंडिया का। पर 1974 में सिक्किम ने कुछ ऐसे डिज़ायर करी कि हम ना इंडिया का ही एक फुल पार्ट बनना चाहते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया 1974 में पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके अंदर क्या करा गया? एक न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड जनरेट करी गई, और सिक्किम को किसका दर्जा दे दिया गया? पूरा स्टेटहुड का नहीं दिया, उसको एसोसिएट स्टेट की तरह कंसीडर करा गया। और थोड़ा अमेंडमेंट भी लेके आने पड़े ना, क्योंकि इस तरीके का कंसेप्ट पहले नहीं था कि एसोसिएट स्टेट का स्टेटस किस स्टेट को दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 2A लेके आया गया, मतलब नया आर्टिकल लेके आया गया और नया शेड्यूल कि किस तरीके से जो एसोसिएट स्टेट बना है ना अपना सिक्किम, इसको एडमिनिस्टर करना है। पर साथ साथ टाइम के चलते चलते 1975 में वोटिंग के थ्रू क्या कर दिया गया? जो ये चोग्याल रूलर्स थे ना, इनको तो हटा दिया गया और उसको सिक्किम को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इसके साथ साथ 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1975 का, और वो बना देता है सिक्किम को एक फुल फ्लैश्ड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और इसके साथ फिर कौन सा बन जाता? हमने 21st कौन सा देखा था? ये मेघालय देखा था ना। तो फिर ये सिक्किम बन जाता अपना 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और फिर अगर ये आते हैं तो वो जो एसोसिएट स्टेट का दर्जा था तो वो भी हटाना पड़ेगा ना। तो इसलिए आर्टिकल 2A और जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये शेड्यूल्ड लेके आया था ना, था 10th, वो दोनों हटा दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये हम देख ही चुके। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये पहले थे यूनियन टेरिटरी बनाए गए 1972 में, और फिर उसके बाद ये 1987 में इनको एक फुल स्केल पे फुल फ्लैश्ड स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनको क्या करा गया? ईयर 2000 में 3 नए स्टेट बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये कैसे? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों से अलग कर करके ये नए 3 स्टेट बने, जिसमें 26 स्टेट बना अपना छत्तीसगढ़, 27th बना उत्तराखंड और 28th बना झारखंड। तो ये तो था मेन। और एक तेलंगाना की बारी। तेलंगाना में क्या होता है? 2014 में तेलंगाना बनाया गया एज 29th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और ये कहाँ से कार्ड आउट करा गया? ये जो पूरा आंध्र प्रदेश था ना अपना, हमने देखा ना आंध्र स्टेट बना था, जो मद्रास के अंदर तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उनके एरिए को अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया था 1953 में। अब क्या होता है, जो पूरा आंध्र प्रदेश था ना, आंध्र प्रदेश में से इनको अलग करा गया
कुछ एरिया को उसको बोला गया तेलंगाना। और ये फॉर्म कैसे हुआ, ये 1956 में, हमने इधर देखा ना 1953 में तो आंध्रा स्टेट बना था कि मद्रास में से जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरिया था ना उनको अलग करके आंध्रा स्टेट बना दिया। पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था उसके अंदर मर्ज कर दिया गया जो बाकी के तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे ना हैदराबाद वाले, उसको भी आंध्रा स्टेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो वो आंध्रा स्टेट अब क्या बन गया, जो ये हैदराबाद का एरिया भी ऐड करके ये बन गया था आंध्र प्रदेश। पर फिर से क्या होता है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2014 में और उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में, एक आंध्र प्रदेश और एक बनता है अपना तेलंगाना। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या स्टेटस है। 2019 तक तो जम्मू और कश्मीर के पास किस चीज़ का स्टेटस था, इसके पास था एक स्टेट का स्टेटस था, स्टेटहुड का, कि जम्मू और कश्मीर क्या था, अपना स्टेट था। तो उसके बाद क्या आता है, और आर्टिकल 370 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कुछ स्पेशल स्टेटस भी मिल रखा था। बट क्या होता है 2019 में जो इसका स्पेशल स्टेटस था वो अबॉलिश कर दिया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, कि जो तुम्हारा स्पेशल स्टेटस है वो भी हटा दिया, क्योंकि इनका क्या था अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो अप्लाई होता था जम्मू एंड कश्मीर पे, तो वो सारा हटा दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के साथ साथ। और ये ऑर्डर ने क्या कर दिया, जो पहले का था ना द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, उसमें यूँ बोल रखा था ना कि जो होल इंडिया पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो मेजर प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होंगे। तो फिर ये ऑर्डर आया था ना 1954 का, हमने देखा था ना कि वो इंटीग्रेशन कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के अंदर, तो वो 3 स्टेट जो कि 3 प्रिंसली स्टेट इंडिया में ऐड नहीं हो रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो उनमें देखा था ना जम्मू कश्मीर को कैसे ऐड करा था, उसको करा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू करा था ना। तो उसी के पास ये ऑर्डर आया था कि कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे 1954 में। पर 2019 में दोबारा से ऑर्डर आता है और उसके अंदर बोला जाता है कि ये इसका जो स्पेशल स्टेटस था ना वो हटा दिया गया और जो होल इंडिया पे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस लगते हैं वही इसके अंदर अप्लाई होंगे। और उसके बाद इसके साथ साथ क्या कर दिया गया, जो स्टेट का दर्जा तो इससे ले लिया और क्या कर दिया, पूरे जम्मू और कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया तो 2 पार्ट्स में, एक तो बना दिया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और इन टेरिटरीज को नाम दे दिया अलग अलग यूनियन टेरिटरीज। अब इनके पास स्टेटहुड का कोई दर्जा है नहीं, इनको यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जो अब की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है ना उसके अंदर जो पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट आते थे वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बस किसको छोड़ के जो कारगिल और ले वाला रीजन है ना, कारगिल और ले डिस्ट्रिक्ट वो निकाल दिए गए और उनको बना दिया गया लद्दाख टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स ये सारा चैप्टर अपना यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगला अपना कवर करेंगे 7th चैप्टर सिटीजनशिप।